हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 5 क्वेश्चंस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स का गिस्ट ऑफ द चैप्टर या समरी ऑफ द चैप्टर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, बेसिकली हम थोड़ा इंट्रो करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, और मेनली तो चैप्टर अगले लेक्चर से ही शुरू हो पाएगा। सो हमने जैसे कहा था स्टेट्स ऑफ मैटर के हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, in a certain sample of gas at 25 degrees Celsius, the number of molecules having speeds between 4 km per second and 4.1 km per second is capital N. If the total number of gas molecules at the same temperature are doubled, then value of MPS will change, area under curve will increase by 4 times, number of molecules between 4 and 4.1 km per second will become 2n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन 4 and 4 किलोमीटर पर सेकेंड विल रिमेन सेम। तो सबसे पहला कह रहे हैं हमने एक सैंपल ऑफ गैस ली 25 डिग्री सेल्सियस पे और हमने ये देखा कि 4 किलोमीटर पर सेकेंड और 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, और वो हमारा आया कैपिटल एन नंबर। अगर टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो ग्राफ पे क्या इफ़ेक्ट आता है, और ये 4 ऑप्शंस आपको दे लिए। पहले आप इसको खुद सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो को, फिर मैं बताती हूँ कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसको कैसे अप्रोच करना है। तो टेक 2 minutes, पॉज द वीडियो एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो पॉज करके आप आंसर लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर थर्ड ऑप्शन कैसे आया। तो उसके लिए मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, राइट। सेम टेम्परेचर पे ही हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए। देखिए सबसे ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे बेस्ड है। यहाँ पे हमने सी लिखना है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था 1/n dN/C/dC ये लिखते थे हम, और ये हमने कहा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैंने आपको बताया था कि इस कर्व पे 2 चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर तो टेम्परेचर चेंज हो या फिर हम दूसरी गैस ले जिसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो। इस क्वेश्चन में ना हमने गैस चेंज की सेकेंड टाइम, ना हमने टेम्परेचर चेंज किया, तो ग्राफ अगर स्टार्टिंग में ऐसा था तो अंत तक ग्राफ ऐसा ही रहेगा। हमने एक वेलोसिटी रेंज ऑप्ट की, दैट इज़ 4 किलोमीटर पर सेकेंड से लेके 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं DC, राइट। हम DC क्या लेते थे, कोई भी वेलोसिटी की रेंज को हम DC ले लेते थे। और मैंने अपने एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स में आपको क्या बताया था कि एरिया अंडर कर्व अगर हमें निकालना होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए DC है, यहाँ 4 है, ये 4.1 है, तो ये बीच का गैप को मैंने कह दिया DC। तो अगर हमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना होता था तो हम क्या करते थे, इसको x एक्सेस वाली चीज़ को और y एक्सेस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए कि हमें एरिया अंडर ग्राफ क्या बताता है। ये मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स में बता रखा है। तो मतलब मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि इतना सा एरिया मुझे क्या बता रहा है। 1/n dNC/dC इंटू DC, दैट मीन्स dNC/dC। तो ये इतना एरिया मुझे बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी यहाँ n आएगा, ये मैंने बताया था। ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन C एंड C+DC। यहाँ पे C है हमारा 4 किलोमीटर पर सेकेंड, DC है हमारा 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड C+DC क्या हो गया फिर 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वाला मैंने आपको बताया था, ये कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन C एंड C+DC। तो ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बता रहा है।
अगर मैं बोलूँ डी एन सी अपॉन एन तो ये बता रहा है, अगर मैं बोलूँ डी एन सी क्या बता रहा है सिर्फ, तो वो बता रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन 4 एंड 4.1। और अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर देती हूँ, यानी कि डिवाइड बाय एन लिख देती हूँ, तो वो फ्रैक्शन बताता है। अब आप क्वेश्चन में पढ़िए, वो कह रहा है कि हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे मल्टीप्लाई कितना बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया। मतलब यहाँ n नहीं है, यहाँ पे 2n है अब प्रेजेंट सिचुएशन में। तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब हो गया कि एरिया अंडर ग्राफ मुझे, पर टेम्परेचर सेम मेंटेन रखा, एट द सेम टेम्परेचर। लास्ट वाली लाइन में लिखा है एट द सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एरिया अंडर ग्राफ भी वही रहेगा जो पहले था। पहले एरिया अंडर ग्राफ था ये। अब हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2n कर दिया, तो हमें dnc को, ऊपर वाली टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि n से n कट जाए और जो पहले वाला एरिया था dnc अपॉन n वही आ जाए, dnc अपॉन n, राइट। क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, सेम मेंटेन कर रखा है। अगर हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2 टाइम्स किया, तो हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 2 से 2 कट जाए और जो पहला एरिया था dnc अपॉन n वही एरिया आ जाए dnc अपॉन n। इट मीन्स अगर हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2 टाइम्स किया, तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन 4 एंड 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड को भी 2 टाइम्स कर दिया। क्यों? क्योंकि dnc क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। तो हमने dnc को भी 2 टाइम्स कर दिया, ताकि हमारा 2 से 2 कट जाए और एरिया पहले वाला एरिया ही आ जाए। दैट मीन्स हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc, यानी कि बिटवीन 4 एंड 4.1 को भी डबल कर दिया। तो ये ऑप्शन थर्ड है, तो इसीलिए आंसर इसका थर्ड ऑप्शन है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी है, बट हाँ, जिन की थोड़ा डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगले वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग is equal to 1 kg पर मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए है 0.1 पॉइस, ऑप्शन 2 है 0.001 पॉइस, ऑप्शन सी है 10 पॉइस और ऑप्शन डी है 1 पॉइस। तो जल्दी से ट्राई करिए पॉज करके, फिर हम देखते हैं इसका आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमें पता है पॉइस में आंसर लाना है। पॉइस इज़ द यूनिट ऑफ ईटा, और ईटा का क्या फॉर्मूला है, ईटा ए डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से ईटा क्या आ जाता है हमारा, एफ डी एक्स अपॉन ए डी यू। अब हम डायमेंशनली लिखेंगे, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, डी एक्स क्या होगा एल, एरिया क्या होगा एल स्क्वेयर, डी यू क्या होगा एल टी माइनस 1। तो इससे हमारा कटवट के क्या आता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। अगर मुझे पॉइस में लिखना है इसे, तो पॉइस क्या है इसकी, सी जी एस यूनिट। पॉइस क्या है, सी जी एस यूनिट। तो पॉइस को अगर मुझे ऐसे लिखना है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, तो मैं क्या लिखूँगी, मास की सी जी एस यूनिट ग्राम, लेंथ की सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड। टाइम की तो सी जी एस यूनिट भी, मतलब हम टाइम को तो सेकंड इन्वर्स में लिखते हैं, SI हो सी जी एस हो। तो ये तो हो गया 1 पॉइस, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, किलोग्राम और मीटर में गिवन है। हमने क्या निकाला है, ग्राम और सेंटीमीटर में। तो हम 1 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1/1000 kg। 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 100/मीटर, और इसको सेंटीमीटर इनवर्स।
तो ये 2 0 से 2 0 कटे, दैट मीन्स 10 की पावर -1 kg मीटर -1 सेकेंड -1 इज 1 पॉइस। तो 1 पॉइस किसके बराबर है? 1/10 kg मीटर पर सेकेंड पर मीटर। अब मैं इस 10 - 1 को इधर ले आऊँ तो ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 10 पॉइस। तो 1 kg पर मीटर पर सेकेंड किसके बराबर आ गया? 10 पॉइस के। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। I hope this is clear to you. Talking about third question. At high pressure, compressibility factor option A increases with pressure and temperature, सेकेंड को ऑप्शन है डिक्रीजेस विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, थर्ड है increases with pressure but decreases with temperature, फोर्थ है decreases with pressure but increases with temperature। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 2 मिनट लीजिए और सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो को। आई होप आपने सॉल्व किया है इसे। तो देखिए हाई प्रेशर पे मैंने आपको Z की बहुत सारी कंडीशंस लिखवाई थी। क्या थी वो कंडीशंस? एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर और एट बॉइल्स टेम्परेचर। ये 5 कंडीशंस हमने पढ़ी थी जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो एट हाई प्रेशर पे मैंने आपको बोला था P + AN को अगर मैं 1 लिख लूँ एक बार को, मैंने क्या बोला था? इस हाई प्रेशर पे हम इस वाली टर्म को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीज़न के लिए आप वो लेक्चर रेफ़र करिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? PV - B गिव्स RT, क्योंकि मैंने ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। PV - PB गिव्स RT, RT को डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया? अपॉन RT अपॉन RT अपॉन RT, राइट। इसको फिर मैं कैसे लिख दूंगी? PV अपॉन RT क्या होता है? Z विल बी इक्वल टू 1 + PB अपॉन RT। ये आ जाएगा Z की वैल्यू। अब देखिए Z इज इक्वल टू 1 + PB अपॉन RT एट हाई प्रेशर। Z किसके बराबर आ गया? 1 + PB अपॉन RT के एट हाई प्रेशर। अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो Z बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी और Z की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। मान लीजिए पहले Z था 3। अब आप ये समझ पा रहे हैं ना कि जैसे जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, मान लीजिए पहले इसकी कुछ वैल्यू थी और इसका कुछ टेम्परेचर था। अब मैंने वो टेम्परेचर घटा दिया तो ये ये टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी और 1 में कुछ कम ऐड होगा तो Z की वैल्यू कम आएगी। तो प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्स। तो इंक्रीजेज विद प्रेशर बट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के, जो थोड़े से हो सकते हैं अलग लगे।
एक क्वेश्चन मैंने देखा आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में जिसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलमोस्ट हर साइट पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दे रखी है। देखिए, अब मैं वो क्वेश्चन नहीं लिख रही, आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस हैं, वो करवाऊंगी मैं, 5.11 एंड 5.16। तो 5.11 में क्या है, वो कह रहा है कि अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क। ये एक फ्लास्क है राउंड बॉटम, ये ओपन फ्लास्क है। जब मैंने बताया था कि ओपन कंटेनर होता है तो हम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम भी हम उसका कांस्टेंट रखते हैं अगर उसका ओपन फ्लास्क है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम हीट कर रहे हैं गैस को, पहले गैस को हमने हीट नहीं कर रखा, अभी भी गैस इतने वॉल्यूम में भरी पड़ी है, ठीक है। अब मैंने हीट कर दिया तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स तो सराउंडिंग में इवेपोरेट हो गए, बट हमें पता है कि जो गैस रिमेनिंग गैस है वो क्या करेगी, थोड़ा दूर दूर चली जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स, पर गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। तो जो बची हुई गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में दूर दूर हो जाएंगे, पर वो वॉल्यूम क्या करेंगे, उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे कंटेनर में, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है। अगर कुछ मोल्स उड़ भी गए गैस के तो गैस के जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे टू ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हम इसमें वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और जो चेंज मेज़र करते हैं वो हम मोल्स में करते हैं कि पहले इतने मोल्स थे, फिर उड़ गए कुछ मोल्स, तो बचे मोल्स कितने। तो ये 11th क्वेश्चन का थोड़ा सा बताया मैंने कि क्या अप्रोच लगनी है इसमें। तो देखिए, अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 1 आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन। आप इनिशियल मोल्स मान लीजिए, पहले इस कंटेनर में मोल्स थे N1। फिर क्या हुआ, उसने गलती से क्या किया, ही प्लेस्ड द फ्लास्क ऑन द फ्लेम, एज आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक and using a pyrometer he found the temperature of the flask to be 477 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 2 क्या हो गया, 477 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप 273 ऐड करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, 750 केल्विन, ठीक है। और अब इसमें मोल्स घट के हो गए हैं N2। तो आपको पता है फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT, अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो N1 T1 विल बी इक्वल टू N2 T2। तो N1 हमें नहीं पता, T1 हमारा है 300, N2 हमें नहीं पता, T2 हमारा है 750। अब हमें क्या बताना है, हमसे पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट। मान लो पहले मोल्स थे इतने, अब बचे मोल्स इतने, तो कितने मोल्स उड़ गए, पहले इतने थे अब इतने रह गए, तो उड़े कितने, N1 माइनस N2। और क्योंकि मुझे फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे N1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट तो ये चीज़ करनी है, राइट। तो अब इससे देखिए N2 बाय N1 क्या आ जाएगा, यहाँ से 3/300 बाय 750। अब मैंने क्या किया, इधर 1 से माइनस कर दिया, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगी, 1 माइनस 300 बाय 750। ये क्या हो गया, N1 माइनस N2 अपॉन N1, और ये हो गया 750 माइनस 300 अपॉन 750। ये आ गया 450 अपॉन 750, दैट इज 3/5। 15 3 45, 15 5 75। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 3/5। तो ये ओपन फ्लास्क में ये कंसेप्ट लगाना होता है। अब एक आया है पेलोड ऑफ बैलून, जो आपका क्वेश्चन 16 में है। मैं ये क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगी, क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करना है, होमवर्क है, बट मैं पेलोड का कंसेप्ट बता रही हूँ जस्ट।
एक्चुअली होता क्या है, हमने हॉट एयर बैलून सुने होंगे जिसमें लोग ऊपर जाते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जैसे ये बैलून है, ये कंटेनर होता है, यहाँ पे लोग जाते हैं, ऐसे ऊपर उड़ते हैं, राइट। तो हमें पेलोड होता है ये चीज़ कि कितना वजन लोगों का उठा के जा सकता है ऊपर। हम कहते हैं ना ओवरलोड ना हो जाए, या इतना ही वजन होना चाहिए इसमें। जैसे हम एरोप्लेन्स में भी जब हम चेकिंग के लिए जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो हमारा एक्स्ट्रा लगेज निकलवा देते हैं कि हाँ इतना ही वेट एक बंदे का जा सकता है। अगर ओवर वेट हो गया एरोप्लेन तो प्रॉब्लम हो सकती है फ़्लाइट में। सिमिलरली कि कितना मैक्सिमम हम बैलून के साथ लोड ऊपर भेज सकते हैं, कितने बंदे भेज सकते हैं, उसको हम कह देते हैं पेलोड। जब होता क्या है इनिशियली तो हमने इसको ऊपर भेजा कुछ वेलोसिटी से, ऊपर भेज रहे हैं हम कुछ वेलोसिटी v1 से। होता क्या है, एयर का ड्रैगिंग फोर्स नीचे की तरफ लगता है और इसकी वेलोसिटी कम करता जाता है। वेलोसिटी कम होते होते एक टाइम आता है जब वेलोसिटी कम होते होते एक वैल्यू रीच कर लेती है, जिसके बाद वेलोसिटी कम नहीं होती। रीज़न बीइंग, इस बैलून पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। अपवर्ड तो लगता है बायंसी और डाउनवर्ड लगता है वेट। पहले तो जब हम इसको ऊपर भेजते हैं तो बायंसी जो होता है वो इसको ऊपर लेके जा रहा है, मतलब हमने वेलोसिटी भेजी और वो क्या हुई, मैक्सिमम थी, अभी ऊपर गया गया गया। एयर का ड्रैगिंग फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो जैसे जैसे एयर का ड्रैगिंग फोर्स नीचे की तरफ लगता है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और एक टाइम आता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है बैलून की। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है, वेलोसिटी कब कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इट मीन्स एक्सीलरेशन ज़ीरो हो गया, और एक्सीलरेशन ज़ीरो का मतलब क्या है, फोर्स का ज़ीरो हो जाना। मतलब इस पे जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इट मीन्स इस पे नेट फोर्स जो होता है वो क्या लग रहा होता है, ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो कब होगा, जब जो इस पे फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। यानी कि जो बाइंड फोर्स है वो वेट को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, राइट। एक्चुअली आप इसको और डिटेल में समझिए। जैसे इनिशियली तो ऊपर बायंसी लग रही है, नीचे वेट लग रहा है, बट जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो इसमें एयर का ड्रैगिंग फोर्स या एयर का रेजिस्टेंस भी आता है। देखिए वेट तो फिक्स है ना, वेट तो कम ज़्यादा नहीं होगा, जितना हमने वेट नीचे से भेजा ऊपर भी वेट उतना ही रहेगा। तो वेट तो एक क्या हो गई, फिक्स क्वांटिटी हो गई। मान लीजिए वेट था 2 kg, सॉरी 2 न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ फोर्स। अब इनिशियली बायंसी थी 8 न्यूटन, तो ये बैलून कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, क्योंकि बायंसी ज़्यादा थी वेट कम था, तो ये नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में था, तो ये बैलून ऊपर उड़े जा रहा था। रिज्यूमिंग आवर लेक्चर, हम ये देख रहे थे कि जब हम पेलोड कैलकुलेट करते हैं, पेलोड बेसिकली क्या था, ये वाला था कि कितने लोगों का वजन ले जा सकता है हॉट एयर बैलून ऊपर। इसमें दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, बायंसी एंड वेट। बायंसी तो एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए वेट तो घटता बढ़ता नहीं है एक्चुअली। मान लीजिए जितना वेट मैंने नीचे से भेजा, वेट तो बंदे का ऊपर भी उतना ही रहेगा। तो वेट तो मान लीजिए टोटल इस पूरे सिस्टम का वेट है m-g, तो वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट,
क्योंकि हम जी का वेरिएशन इतने छोटे हाइट तक नहीं देखते। हम हॉट एयर बैलून को कौन सा स्पेस में भेजते हैं कि जी भी वेरी करेगा, हम तो कम हाइट तक ही भेजते, तो हम इतने में जी का वेरिएशन नेग्लेक्ट करते हैं और मानते हैं कि ये जो पूरे सिस्टम का वेट है वो कांस्टेंट है। इनिशियली क्या होता है, बायंसी फोर्स ज़्यादा होती है और वेट कम होता है, तो नेट मूवमेंट ऑफ बैलून सिस्टम जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बट होता क्या है, क्योंकि जो बायंसी होती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ बैलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मान लो इनिशियली वेट था 2 न्यूटन और इनिशियली जो बायंसी थी वो थी 6 न्यूटन, तो ऊपर ज़्यादा फोर्स है नीचे कम फोर्स है, तो नेट मूवमेंट ऑफ बैलून का होगा ऊपर। बट होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज़ होता है। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज़ होने की वजह से बायंसी भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, राइट। बायंसी भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ओके, क्यों डेंसिटी क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हाइट के साथ ये वाला रिलेशन फॉलो करता है कि प्रेशर हाइट के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिखाता है। और हमें पता है कि प्रेशर Pm इज इक्वल टू DRT फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो डेंसिटी डिक्रीज होती है हाइट के साथ। तो मान लो पहले बायंसी 6 न्यूटन था, अब वो घट के 5 हो गया, घट के 4 हो गया, घट के 3 हो गया, घट के 2 हो गया, और जैसे ही वो 2 हुआ वो वेट के साथ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम अप्रोच करेंगे तो नेट फोर्स 0 मीन्स एक्सिलरेशन 0 मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0 मीन्स वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये पूरा कंसेप्ट था पेलोड का। हम क्या करते हैं आगे, हम ये कहते हैं कि जब वेट और बायंसी आपस में इक्वल होंगे तब हम निकाल लेते हैं कि इसका वेट मान लो m1 है, कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो m1 है, बैलून का वेट m2 ले लो, अंदर की एयर का वेट m3 ले लो। तो वेट ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। जी का वेरिएशन हम नहीं लेते इतनी छोटी हाइट के साथ। बायंसी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बैलून इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बैलून भी गिवन है, आपको m2 भी गिवन है, m3 भी गिवन है। तो क्या आप इस इक्वेशन का यूज़ करके m1 यानी कि पेलोड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये था पेलोड का कंसेप्ट। अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। जो हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं आज के वो हो गए। मैंने ये वाला क्वेश्चन फॉर्म में नहीं करवाया, एक कंसेप्ट फॉर्म में करवा दिया। तो आपको जो एनसीईआरटी में इसके रिगार्डेड क्वेश्चन दिया है वो खुद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया है कि इसमें 2 फोर्सेस का होता है, एक होती है बायंसी, एक होता है वेट। ये दोनों फोर्सेस आपस में वर्क करते हैं तब ये पेलोड वाला कंसेप्ट आता है। अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या। जैसे मैंने ये चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करते वक्त भी आपको बताया था, गिस्ट ऑफ द चैप्टर या समरी, तो वही पढ़ रहे हैं। कुछ हम सबसे पहले सम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब। फिर हम पढ़ेंगे पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, हीट एंड वर्क। ओके, फिर हम करेंगे स्टेट फंक्शंस, जिसमें हम करेंगे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। फिर हम 5th नंबर पे करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जब हम कर लेंगे तो हम शुरू करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम इसके भी कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे। फिर हम करेंगे लॉज इसके, और फिर हम करेंगे डिफरेंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस।
फिर हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो इस चैप्टर में हमें ये सब पढ़ना है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ लेक्चर। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय।